पटाखों के एक धमाके से धरती हिल गई थी। जापान में त्राहिमाम मच गया था। आज की तारीख में जैसे ईरान ने अमेरिका से टक्कर ले ली है, ठीक उसी तरह जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में सुपर पावर को दहलाया था। इसीलिए भी कयामत का खतरा सबसे ज्यादा है। ईरान के हमले बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल लगातार तैयार है, वो युद्ध को लंबा लेकर जाएगा। ईरान और इजराइल का युद्ध हाइपरसोनिक दौर में पहुंच चुका है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल में तहलका मचा दिया है। फतह जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल तेज हो चुका है और ये इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है। तेल अवीव और हाइफा में हो रहे हमले ईरान की मिसाइल पावर को बार बार साबित कर रहे हैं। नेतन्याहू का मिसाइल डिफेंस, या यूं कहें कि ईरान को रोकने वाली सबसे बड़ी फौलादी दीवार अब शीशे में तब्दील हो चुकी है। इस दीवार को ईरान की मिसाइल बार बार चकनाचूर कर रही है। बेत शेमेश में हुए हमले के बाद से ही हालात देखिए। यहाँ ऐसी तबाही हुई और इतनी जान गई कि तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक हड़कंप मच गया। यहाँ पर मिसाइल गिरी तो बंकर तक फटकर तबाह हो गए। वहाँ मौजूद कई लोग मारे गए। इजराइल को सबसे ज्यादा दहलाने वाली फतह मिसाइल नेतन्याहू के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। ईरान की फतह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1400 से 1500 किलोमीटर बताई जाती है। इस मिसाइल की रफ्तार मैक 15 तक है, यानी 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इजराइल का मिसाइल डिफेंस हाइपरसोनिक हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू इस वक्त डिफेंस से ज्यादा ऑफेंस यानी कि आक्रामक होने पर ध्यान दे रहे हैं। אנחנו במערכה שבה אנחנו מביאים את כל כוחו של צה"ל כפי שלא היה מעולם למערכה הזאת כדי להבטיח את קיומנו ועתידנו. אבל אנחנו מביאים למערכה הזאת גם את סיועה של ארצות הברית, את ידידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, את צבא ארצות הברית, ושילוב הכוחות הזה מאפשר לנו לעשות את מה שאני מייחל לעשות כבר 40 שנה. להכות את משטר הטרור שוק על ירך. इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई उनकी लिस्ट भी देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। इनमें सबसे खतरनाक फतह 1 और खैबर शिकन मिसाइल शामिल हैं। इनमें कदर और इमाद मिसाइल भी शामिल है। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कदर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। ये सभी मिसाइल इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन में दागी जा रही है। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीर शीबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों पर भी इन्हीं मिसाइलों से हमला हुआ। इसीलिए ईरान के कमांडर जो वार्निंग दे रहे हैं उसे इजराइल बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। ईरान के मिसाइल गोदाम लगातार एक्टिव हैं। उनके लॉन्च पैड लगातार रिलोड किए जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है ईरान की फतह मिसाइल। ईरान की खासियत है कि ये तेज रफ्तार के साथ अपनी दिशा भी बदलती है, यानी ये एक ट्रेजेक्टरी से हमला नहीं करती। ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाहर सभी दिशाओं से गुजर सकती है और जब टारगेट पर हमला करती है तो इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन का इसे देखना भी मुश्किल है। ये बात नेतन्याहू बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में इजराइल में अगला धमाका कहाँ होगा, कौन सी मिसाइल कहां गिरेगी, इसे लेकर इजराइल के मिसाइल ट्रैकिंग रडार सिस्टम काफी प्रेशर में हैं। इन सब से खास है अमेरिका का थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो पूरे इजराइल को बचाने के लिए तैनात किया गया है। थर्ड 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अमेरिका के पास थर्ड की 7 बैटरियां हैं। एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए थर्ड सिस्टम के एक लॉन्चर से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती है, यानी पूरी बैटरी में कुल 48 इंटरसेप्टर मिसाइल होती हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। ईरान जितनी देर युद्ध लड़ेगा, डूम्सडे का कांटा मिडनाइट की तरफ बढ़ता जाएगा। ऐसा पहले भी हुआ है। 1947 से डूम्सडे क्लॉक बताती आ रही है
कि दुनिया भर में परमाणु हमले की आशंका कितनी ज्यादा है। कभी कयामत की घड़ी पर तबाही का ये खतरा 17 मिनटों में दिखाया जाता रहा। 1953 में अमेरिका और रूस के शीत युद्ध के दौरान भी इसका कांटा आधी रात से 120 सेकंड दूर रखा गया था, लेकिन पहली बार घड़ी का कांटा 120 सेकंड से भी कम होकर 100 सेकंड पर पहुंच गया है। द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के वैज्ञानिक रॉबर्ट रोजनर के मुताबिक 1949 में जब रूस ने पहले परमाणु बम RDX-1 का परीक्षण किया और दुनिया में परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हुई, उस वक्त आधी रात से 180 सेकंड का फासला था। परमाणु बम को बनाने की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की थी। अमेरिका ने साल 1942 में परमाणु हथियार बनाने के लिए प्रोजेक्ट मैनहट्टन शुरू किया था। अमेरिका ने एटम बम बनाने के लिए उस वक्त $2 अरब का खर्च किया था। आज की तारीख में यह रकम 2 लाख करोड़ भारतीय रुपये से बड़ी है। अमेरिका के बाद रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश न्यूक्लियर रेस में जी जान से जुट गए। दुनिया के परमाणु बमों को ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करें तो साल 1945 में 2 एटम बम से बढ़कर साल 1985 में कोल्ड वॉर के आखिरी दौर में पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों का जखीरा टॉप पर पहुंच गया था। उस वक्त एटम बमों की तादाद 66,449 तक पहुंच गई थी। बुलेटिन ऑन द एटॉमिक साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए डेटा से पता चलता है कि 1986 के बाद से एटम बम कम होते गए। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट FAS के मुताबिक 1990 के दशक की तुलना में हाल के दिनों में परमाणु हथियारों को नष्ट करने की रफ्तार में कमी तो जरूर आई है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में अभी भी तकरीबन 13,900 परमाणु बम मौजूद हैं। हालांकि शीत युद्ध के बाद परमाणु हथियारों के जखीरे में भारी कमी आई, फिर भी दुनिया के कई देशों के पास हजारों की तादाद में नरसंहार हथियार मौजूद हैं। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक 3,600 एटमी हथियार मिसाइलों पर लगाए गए हैं और ये सैन्य बलों के नियंत्रण में हैं। इनमें से करीब 1,800 हथियार हाई अलर्ट मोड में हैं और शॉर्ट नोटिस पर हमले के लिए तैयार रहते हैं। रूस ने 1,600 हथियार मिसाइल पर तैनात कर रखे हैं। अमेरिका ने भी इतनी ही संख्या में हथियार को तैनात कर दिया है। फ्रांस ने 280 और ब्रिटेन ने 120 परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। एटमी युद्ध से दुनिया की आधी ओजोन परत भी खत्म हो जाएगी, जिससे धरती का एक बड़ा हिस्सा काले धुएं के आगोश में समा जाएगा। परमाणु युद्ध से सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंच पाएगी। दुनिया भर का क्लाइमेट खतरनाक करवट लेगा। परमाणु बम ऐसे बम होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से बहुत छोटे होने के बावजूद भी बड़े धमाके कर सकते हैं। ये बम न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन के फॉर्मूले पर काम करते हैं, जो विस्फोट के बाद बड़ी तबाही लाते हैं। अगर परमाणु बम फटा तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। ये बम दुनिया के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा, वहां की धरती बंजर हो जाएगी। एटम बमों की इसी विनाश लीला से अलर्ट रखने के लिए डूम्सडे क्लॉक को बनाया गया था। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट मैगजीन से जुड़े 6 वैज्ञानिकों ने इसका आइडिया 1947 में दिया था। ईगन रॉबिनोविच, हाइमन गोल्डस्मिथ, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, अल्बर्ट आइंस्टीन, लियो ज़लाट और हैंस बैथ। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए 1947 में मैगजीन कवर के लिए पहली बार मार्टिन लैंसडॉर्फ ने घड़ी को डिजाइन किया था। पहली बार जब डूम्सडे क्लॉक मैगजीन के कवर पर छपी थी,
तब उसमें कयामत का समय 7 मिनट दूर दिखाया गया था। 11:53 से शुरू हुआ खतरे का लेवल आज की तारीख में कुछ सेकंड के फासले पर ही आ धमका है। अगर अब भी इस खतरे की अनदेखी की गई तो पूरी इंसानियत को इसकी कीमत चुकानी होगी।